ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपका बेटा 9th का पार्ट है। उसको मैं रिवाइज करा रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक वर्ड आया है लिविंग। तो लिविंग क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है लाइफ के कैरेक्टर कैसे, कौन से इंडिविजुअल है जिसको, जिन कैरेक्टर्स को हम, जिनके बेसिस पर उस इंडिविजुअल को हम लिविंग कैटेगराइज करेंगे। तो है तो बहुत सारे कैरेक्टर, लेकिन हम कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, कोई भी कैरेक्टर हम लेंगे कि वेदर इट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ और नॉट। तो किसी भी कैरेक्टर को डिफाइनिंग कैरेक्टर कहने के लिए दो कंडीशन होती हैं बेटा। पहली कंडीशन क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट, इट शुड बी प्रेजेंट इन लिविंग्स ओनली। सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ये प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स नॉन लिविंग में क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। नॉन लिविंग में क्या होना चाहिए बेटा? एब्सेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट इन, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग में सभी लिविंग बींग्स में होना चाहिए। कोई भी लिविंग बींग ऐसा ना हो जिसके अंदर आपका लाइफ का कैरेक्टर प्रेजेंट ना हो। ठीक है। तो एक तो सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग उस कैरेक्टर को शो ना करे, और एक लिविंग में सभी लिविंग्स में होना चाहिए, कोई एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। तो तब हम उस कैरेक्टर को बोलेंगे बेटा लाइफ का डिफाइनिंग फीचर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ, कि ग्रोथ लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पूरा +1 नहीं कराएंगे, लेकिन सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन सा नहीं। डिफाइनिंग मतलब अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हम कह देंगे कि वो इंडिविजुअल लिविंग है, अगर वो कैरेक्टर लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है तो। और अगर वो कैरेक्टर एब्सेंट है तो हम कहेंगे नॉन लिविंग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो बेटा ग्रोथ जो है वो लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमारी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं, और इवन कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। कैसे? ग्रोथ किसे कहते हैं हम? इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसे मान लो हमारे पास एक स्नो बॉल है, तो अगर हमें इसकी थिकनेस बढ़ाना है तो हम सरफेस पे और ज़्यादा स्नो ऐड कर देंगे, फिर और स्नो ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसका भी तो मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन मास कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि नॉन लिविंग में भी मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो भी ग्रोथ करें। लेकिन एक डिफरेंस होता है, क्या होता है? लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है ना, वो इंटरनल ग्रोथ होती है। जो मटेरियल्स होते हैं वो इंटरनली डिपॉजिट होते हैं, हमें सरफेस से अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, डिपोजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ग्रोथ हम कहते हैं इंक्रीज इन मास, तो हमने क्या देखा? मास तो लिविंग बीइंग्स का भी बढ़ रहा है और नॉन लिविंग का। इसीलिए हमने कहा कि ग्रोथ जो है वो लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेकंड कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता है। इट इज ऑल्सो नॉट ए
डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो रिप्रोडक्शन को शो करता हो, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जो लिविंग है लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी, आपने देखा है स्टेराइल होती है, म्यूल भी कैसा होता है? स्टेराइल होता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लाइफ के डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। रिप्रोडक्शन भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि कुछ लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है बाकी के 3 कैरेक्टर की। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दे आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ठीक है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये तीनों कैरेक्टर सिर्फ लिविंग बीइंग शो करते हैं और सभी लिविंग बीइंग शो करते हैं। दोनों कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही है। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बेटा कोई भी लिविंग बॉडी जो है ना, उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। तो किसी भी लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है, उन सब का जो सम होता है वो सम क्या कहलाता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग बॉडी में जितने भी केमिकल कन्वर्जन्स हो रहे हैं, उन सब का सम क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बॉडी क्या करे? सेंस करे और फिर उसको रिस्पोंड करे। ये जो एबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। और एक चीज़ ध्यान रखना, सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो एबिलिटी होती है वो सिर्फ किस में होती है? ह्यूमन में होती है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्शियस कोई और नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। देखो बेटा, जब भी हमें किसी फंक्शन में जाना होता है या हम बाहर जाते हैं तो हम वेल ड्रेस्ड होकर के जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इकलौता ह्यूमन ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियस है। क्या बाकी के एनिमल्स ऐसे करते हैं? नहीं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी सिर्फ किस में होती है? ह्यूमन में। लेकिन कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, तो डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म मतलब डिफरेंट फॉर्म, जिसमें हम बात करेंगे नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। वो क्या बताता है? हमारा डाइवर्सिटी बताता है कि हमारी अर्थ के ऊपर कितने नंबर में और कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डाइवर्सिटी। कितनी टाइप और हर टाइप का कितना नंबर है। ठीक है, हालांकि अलग अलग सेंटर्स का अलग अलग एस्टिमेशन है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, लेकिन अब तक का मोस्ट साउंड और साइंटिफिक एस्टिमेट किसने दिया है? रॉबर्ट मे ने। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे हमारे वर्ल्ड की टोटल डाइवर्सिटी है बेटा 1.7 से 1.8 मिलियन। कितनी डाइवर्सिटी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। हालांकि ये जो नंबर होता है ये फिक्स नहीं होता है, नंबर वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी ऐसी है जो अप्रोचेबल नहीं है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, या टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है कि हम उनको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, तो ये सिर्फ एस्टिमेटेड रिकॉर्ड होते हैं, एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं होते। अब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हमारे पास है, तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हम तब तक स्टडी नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास नॉमेनक्लेचर ना हो और क्लासिफिकेशन ना हो।
क्या ना हो, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब हम आपके पर्टिकुलर चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर के बारे में भी और क्लासिफिकेशन के बारे में, साथ में टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमी कैटेगरीज भी दी हुई है, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? असाइनिंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है? नाम देना है। क्या देना है? नाम देना है। ठीक है, अब हम नाम कैसे दें, क्यों दे रहे हैं नाम? ताकि उस इंडिविजुअल को उसके करेक्ट नेम की वजह से जाना जाए। तो दो तरह की नेमिंग होती है जर्नली। एक तो होती है कॉमन नेमिंग, जिसको हम वर्नेकुलर नेमिंग भी कहते हैं, और दूसरी होती है साइंटिफिक नेमिंग। वर्नेकुलर जो नेमिंग होती है बेटा, ये होती है कॉमन नेमिंग जो होती है, ये एक पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं कॉमन नेमिंग। जबकि साइंटिफिक नेम जो होता है ना, वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है। कॉमन नेम तो क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो नाम चेंज हो जाता है। एक लैंग्वेज वाले रीजन से दूसरी लैंग्वेज वाले रीजन में जाते हैं तो वो नाम चेंज हो जाता है। तो जर्नली कॉमन नेमिंग को हमारे साइंटिस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसको किसी और नाम से जान रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो इसके लिए कोई और नाम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक थी, इसीलिए हम किसकी तरफ स्विच ओवर कर गए? साइंटिफिक नेम पे। हालांकि कॉमन नेमिंग को प्रोनाउंस करना इजी था, इजीली हम इसको प्रोनाउंस कर पा रहे थे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में था तो लोग आसानी से इसको समझ पा रहे थे। और कुछ हद तक कॉमन नेमिंग को कुछ माइनर और मेजर कैरेक्टर्स के बेसिस पर दिया गया था, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक रही, इसलिए इसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नेमिंग की, और साइंटिफिक नेमिंग में सबसे पहले आता है बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स किसने दिए थे? कैरोलस लिनेस ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स किसने दिए थे? कैरोलस लिनेस ने। ठीक है, बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं? नोमियल मतलब नाम, इस नाम में बाई मतलब दो, दो वर्ड्स हम यूज करेंगे। और वो दो वर्ड्स कौन से हैं बेटा? फर्स्ट वर्ड तो होगा जीनस का वर्ड, और सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज का वर्ड। अब आप पूछोगे जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये है बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्पीसीज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम बताएंगे आगे। स्पीसीज उसमें से सबसे छोटी कैटेगरी होती है, और इससे हायर कैटेगरी होती है जीनस। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उसके ईच स्टेप को हमने कहा था कैटेगरी। क्या कहा था? कैटेगरी। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम बताते हैं। तो अगर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है तो उसी से हम उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे देते हैं। अब क्वेश्चन आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, तो ये चीज़ आपको स्टडी करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला रूल तो क्या होता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस फर्स्ट वर्ड को डिनोट करता है, स्पीसीज सेकंड वर्ड को डिनोट करता है। दूसरा रूल, जीनस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, या हम कह दें अपर केस यूज़ करना है। जबकि स्पीसीज का पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करना होता है, दैट मीन्स लोअर अल्फ़ाबेट, लोअर केस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या रूल होता है, अगर इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हमने साइंटिफिक नेम दिया है, पहली बात तो ये नेम हम लेते हैं ग्रीक लैंग्वेज में।
इसका कारण क्या है, ग्रीक लैंग्वेज जो होती है वो एक डेड लैंग्वेज है, तो टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार हमने कोई नाम दे दिया तो वो सालों सालों तक चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इन बायोलॉजिकल नेम्स की अगर हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग हमेशा किस में की जाती है, इटैलिक्स में की जाती है। लेकिन जब हम हैंड राइटिंग करते हैं तो हम इटैलिक्स नहीं लिख सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जीनस वर्ड को अलग से अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन करते हैं। ये जो हम सेपरेटली इनको अंडरलाइन कर रहे हैं ये डिनोट करता है इनके सॉरी ग्रीक नहीं बेटा, लैटिन, ग्रीक नहीं लैटिन, ये डिनोट करता है इनके लैटिन ओरिजिन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, लैटिन ओरिजिन को डिनोट करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया ग्रीक नहीं होता है, लैटिन होता है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम मैं बता रही हूँ, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर मैंगीफेरा इसके जीनस को डिनोट कर रहा है, इंडिका इसकी स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं। मैंने मैंगीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन किया है, इंडिका को अलग से अंडरलाइन किया है। मैंगीफेरा का एम कैपिटल लिखा है, इंडिका का स्मॉल आई लिखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, इसके एंड में ऑथर का नाम भी हम मेंशन कर देते हैं, लेकिन ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करें। किस में डिवाइड करें, कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करें, उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करें, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज द साइंटिफिक प्रोसीजर of arranging organisms into ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। और इनको हमने ग्रुप और सब ग्रुप्स में किस बेसिस पर डिवाइड किया है, इनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं बेटा, क्योंकि क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम डाइवर्सिटी को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारी इतनी ज़्यादा है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हम एक साथ तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हमने उसको कन्वीनियंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांट लिया, और हर कैटेगरी का हमने वन और फ्यू इंडिविजुअल्स को स्टडी कर लिया, और ये मान लिया कि बाकी जो इंडिविजुअल उसी ग्रुप के हैं उनमें भी सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इनको स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम स्टडी कर पाए अपने लाइफ स्पैन में, और उसको याद भी कर पाए। क्या कर पाए, याद भी कर पाए, ठीक है। अब हम आते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया, सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बेटा लिनेयस साइंटिस्ट ने, और इसने क्या किया, टोटल ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सी दो कैटेगरी, एक तो था प्लांटे किंगडम और दूसरा था एनिमेलिया किंगडम। इसने टोटल ऑर्गेनिजम्स को दो ही किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये चीज ध्यान रखना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लिनेयस ने दिया था, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी किसने दिया है बेटा, कैरोलस लिनेयस ने दिया है, ठीक है। इसने दो किंगडम में टोटल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। किसके बेसिस पर, सेल वॉल के बेसिस पर। क्योंकि इनिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा था, सिर्फ इसने किसके बेसिस पर कैटेगराइज कर दिया, सेल वॉल के बेसिस पर।
जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको इंक्लूड कर दिया प्लेंटे में, और जिनमें एब्सेंट थी उनको किस में डाल दिया, एनिमेलिया में। जैसे कि बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मोनारा का मेंबर होता है। साइनोबैक्टीरिया दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंगाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मॉसेस किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट, तो उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो तो प्लांट्स होती ही है। फर्न, ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं, तो ये भी प्लांट्स हैं। और इवन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सबको किस में कैटेगराइज किया उसने, प्लांट्स में कैटेगराइज किया। ये मैंने आपको लिनेस का क्लासिफिकेशन बताया है, उस टाइम उन्होंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये वर्ड्स यूज नहीं किए, उन्होंने सिंपली एग्जांपल्स दिए कि मॉसिस को हम किस में डालेंगे, प्लांटे में। फर्न को किस में ऐड करेंगे, प्लांटे में, ठीक है। और बाकी जितने भी एनिमल्स थे उनको किस में डाला, एनिमेलिया में, लेकिन इंक्लूडिंग अमीबा एंड पैरामीशियम।